गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हमारा आज का नवीनतम टॉपिक है साम्यवादी चीन की विदेश नीति। देखिए, हमने पिछली कक्षा में अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया और आज देखेंगे हमारा पड़ोसी और एक उभरती विश्व शक्ति, उभरती महाशक्ति के रूप में जिस चीन का जो उदय देखा जा रहा है उसकी क्या विदेश नीति है, उसकी विदेश नीति क्या क्या विशेषता है, इसका हम आज की कक्षा में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, चीन के बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी, द चिकमैन ऑफ एशिया कहा जाता था। अब देखिए, चीन पर भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसी महाशक्तियों ने इस पर खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण भी किया। ये भी ब्रिटिश उपनिवेश रहा हुआ है, इसलिए वे इसे पूर्व का तरबूज समझते थे। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश। ठीक है। अब देखिए, परीक्षा की दृष्टि से पूर्व का तरबूज है, एशिया के रोगी हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके बारे में कहा जाता है ये हमें ध्यान होना जरूरी है। लेकिन विशेषकर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो साम्यवादी क्रांति हुई 1949, उसके बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ, वो हमें समझना है। उसके बाद वाली उसकी विदेश नीति का हमें अध्ययन करना है। चीन में 1949 में माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग इसके नेतृत्व में वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई और उसके पश्चात देखते हैं कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरकर विश्व फलक पर छा जाता है। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों की बराबरी पर है। आप देखेंगे कि परमाणु शस्त्रों के संदर्भ में यहाँ पे तकनीकी क्षेत्र में आज बहुत उभरता हुआ चीन आगे बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से छलांग भी मार रही है। अब देखिए, वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ अन्य देशों का जो तनाव चल रहा है या चीन किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, इसका अध्ययन हम जब भारत के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। अब तो केवल चीन केंद्रित बात करेंगे कि चीन क्या चाहता है, चीन की विदेश नीति क्या झलकती है, चीन अपने हितों को किस प्रकार से पूरे करता है, ये हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि देखो, अभी वर्तमान में जिस प्रकार का पिछले कुछ समय से वैश्विक आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है या और किसी प्रकार से तो तात्कालिक परिस्थिति को संदर्भ में न लेकर हम उसके पूरी तरह से चीन केंद्रित या चीन साम्यवादी चीन के बाद जिस प्रकार से चीन ने 2020 तक अपनी विदेश नीति का संचालन किया है वो अपन बखूबी उसका ध्यान करेंगे, उसको समझेंगे। अब देखो, चीन जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, ये एक प्रकार से यूँ देखा जाए कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए बहुत बड़ी अचंभे की बात है। चीन मतलब एक अध्ययन के अनुसार कहा जाता है कि आज चीन के पास करीबन 400 से 500 तक उसके पास परमाणु हथियार है। इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति से कोई भी पड़ोसी देश वैर जो या दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मतलब जबरदस्त तरीके से उसके पास परमाणु युद्धक सामग्री है। और जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ रहा है, इसकी शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने एक बार कहा था कि अब आने वाले समय में विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दी तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। मतलब जिस प्रकार का चीन का जो उदय हो रहा है, चीन जिस प्रकार से चारों तरफ वैश्विक में प्रत्येक क्षेत्र में जिस प्रकार से अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है, तो इसकी जो विस्तारवादी और आक्रामक विदेश नीति जो झलकती है, तो उसमें जॉन हे कहते हैं कि ये दुनिया में आने वाले समय में शांति है ना, वो चीन के कार्यक्रम पर निर्भर होगी। चीन जिस प्रकार से चाहेगा उसी प्रकार से होगा। इसलिए चीन विश्व की शांति चीन के अकॉर्डिंग होगी, अर्थात जो कोई चीन को समझ सकेगा वही आगामी आने वाले 5 शताब्दी तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। इसी प्रकार से देखो कि इसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बात कहा था
कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, मतलब एक राक्षस सो रहा है, उसको सोने दो, उसको जगाओ मत, क्योंकि जब ये जिस दिन उठेगा ये पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। तो इसके बारे में कुछ जो कथन कहे गए हैं, चीन समझता है कि ये मेरा जो अतीत है बहुत ही अलग प्रकार का रहा है, मैं पूरी दुनिया को अपना वर्चस्व स्थापित करूँ, दुनिया में महान शक्ति, एकमात्र शक्ति बनकर दुनिया में उभरूँ। तो ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार में उपयुक्त कथन को सत्य भी कर दिखाया। अब जो लोगों ने, जॉन हे ने कहा या फिर आप जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बात बताई, चीन समझता है ये हमारे बारे में कही गई है और हमें इसको सत्य करना किसी भी हालत में। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस, अमेरिका, कोरिया अपितु विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी देशों को भी परेशान कर रही है। जिस प्रकार से पिछले 1 दशक से देख रहे हैं, ताइवान, हांगकांग जबरदस्त तरीके से उससे प्रभावित है। यही नहीं, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, जापान को दे रहा है, रूस को दे रहा है, भारत को दे रहा है। ये अपने पड़ोसी, सुदूर गुरु, जितने भी पड़ोसी, सबको ज़बरदस्त तरीके से ये एक चुनौती दे रहा है। यह समझता है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में अर्थात पूरे विश्व में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाऊँ, और अमेरिका जो महाशक्ति है ये बिल्कुल उसको नहीं सुहाता है। ये पूरी तरह से अब पूरी जो विश्व व्यवस्था है वो अपने अनुसार चलाने की बात कर रहा है और उसके लिए वो अग्रसर है। अब देखो, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे परिस्थिति कैसी होगी। जैसा उसके बारे में कहा गया है, देश का वो उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। तो विश्व जनमत, विश्व राष्ट्र, विश्व देश, ये कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस चीन की जो दादागिरी है, चीन की जो तानाशाही है उसको झेलें। तो कहने का तात्पर्य जो भविष्य में है वो उसको पहले अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि चीन बहुत ही ज़बरदस्त आक्रामक तरीके से, विस्तारवादी तरीके से और इस प्रकार से अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करने में, या फिर आप जिस प्रकार से देखते हैं दक्षिणी चीन सागर जो है वहाँ पर भी अपना जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ा रहा है। और भी वर्तमान में आप देख रहे होंगे टीवी, मीडिया, समाचार पत्रों के आधार पर कि ज़बरदस्त तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका वहाँ बिल्कुल अपनी नौसेना को तैनात कर रखा है, और जिस प्रकार से भारत पाक के मध्य जो तनाव बना हुआ है पिछले 2-3 महीनों से, वो भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्थितियाँ बदल रही है। ठीक है, खैर वो आगे अपन जैसे अकॉर्डिंग टॉपिक है उसमें और भी डिटेल से गहराई में विस्तार से उसको समझेंगे। अब हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की अभिवृद्धि का महत्व क्या है। मतलब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें चीन का जो उदय हो रहा है, इसका किस आधार पर उसका महत्व जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। तो देखिए, हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आज अनेक कारणों से चीन का अपना एक विशिष्ट महत्व है। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। अमेरिका, मतलब माफ कीजिए, चीन है वो एक साम्यवादी देश है, लेकिन ध्यान रखना वो साम्यवादी केवल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में पूरी तरह साम्यवादी, लेकिन अपनी आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से पूंजीवादी राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। उसने अपनी ओपन मार्केट इकोनॉमी को अपना रखा है, ग्लोबलाइजेशन को अपना रखा है, वैश्वीकरण को अपना रखा है। वो अपने आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से बिल्कुल ओपन है। आई बात समझ में? इसलिए आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि जो मार्क्स कहता था, मार्क्स सब कुछ जो अपना बेस बनाता है वो आर्थिक साधन, अर्थव्यवस्था, उसी को लेकर पूरा अपना पूरी थ्योरी दी है। लेकिन यही चीज़ हम समझते हैं कि जिस प्रकार से 1980 के दशक में अपने बाज़ारों को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है, वैश्वीकरण को अपनाता है और अपनी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक पावर है उसको ज़बरदस्त तरीके से मजबूत कर रहा है। आज दुनिया की जो कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाली कोई अर्थव्यवस्था है, वो आज चीन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक सुधार जिस प्रकार से चीन ने किए, उसके बाद में विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में चीन उभर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पश्चिमी देशों के हाथ में हो, लेकिन वे चीन की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अकॉर्डिंग वेस्टर्न कंट्री के, अकॉर्डिंग यूरोपीय देश और अमेरिका के अनुसार है। लेकिन अगर बात करें चीन की, तो वो चाहकर भी चीन की उपेक्षा नहीं कर सकते कि चीन एक बहुत बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति भी बन चुका है। उन्हें भी जरूरत है कि चीन के बाजार
अपने यहाँ पर जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका वितरण कहाँ करें, बेचे कहाँ। तो उनको भी चीन का बहुत बड़ा एक बाजार नज़र आता है, तो वो फिर अपने हितों के अनुसार केवल चलना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वो चीन के साथ लेकर, चीन को साथ में रखकर अपना जो भी है कार्यक्रम बनाते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। क्योंकि अब ये भी पता है कि चीन दुनिया का सबसे विशालतम जनसंख्या वाला देश है, इसलिए पश्चिमी अर्थशास्त्रियों को डर है कि भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के समानांतर ध्रुव के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था न उभर जाए। मतलब कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो चली आ रही है, उसके एक समानांतर यानी इक्वल लेवल पर या पैरेलल लेवल पर चीन की अर्थव्यवस्था भी न उभर पाए, ये भी उनको थोड़ा सा डर है। चीन पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर ही मानने के लिए तैयार है। चीन हमेशा अपना हित देखता है कि मुझे किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए चीन बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए पश्चिमी शक्तियाँ भी उसके आगे लड़ाई थी। लेकिन जब ये इस प्रकार के किसी प्रकार के ट्रीटी, किसी प्रकार के समझौतों को जब वो स्वीकार करता है, तो वो अपनी शर्तों के अनुसार करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर भी चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO को अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया है। मतलब आप जो मतलब बौद्धिक संपदा है, मतलब जिसमें जो ब्रांड या यूँ कहें कि जो अविकसित और विकासशील देशों के जो भी उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, ये लोग जो पश्चिमी देशों में चले आते हैं और फिर वहाँ पे जो अपना नए क्रिएटिव तरीके से नया कोई आविष्कार करते हैं या कोई ऐसा कुछ नया कुछ होता है, पेटेंट जो करवाते हैं, तो उनके संबंध में यहाँ पे इसको हम बौद्धिक संपदा समझते हैं। इसके संबंध में चीन है, वो पूरी तरह से अपने स्तर पर नई नीतियों को या अपने स्तर की नीतियों को अनुकूल बनाने का काम करता है। वो भले ही विश्व व्यापार WTO हो या अमेरिका हो या किसी भी अन्य स्तर का जो एजेंसी हो, उनके समक्ष उनके अनुसार वो नहीं चल रहा है। विश्व भर को WTO की सदस्यता के लिए राजी करने की मुहिम चलाने वाला अमेरिका ये नहीं चाहता है कि चीन इसका सदस्य बने। मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चुनौतियाँ, उनको सब पता है कि चीन की किस प्रकार की प्रवृत्ति है, हमें आने वाले समय में किस प्रकार की चुनौतियाँ दे सकता है, इसलिए न चाहकर भी साथ में रखना है, चाहकर भी साथ में रखना, वो वाली बात कंडीशन इसमें बन रही है। इसलिए एक बात और तो स्पष्ट हो रही है कि सबको पता है कि चीन का चरित्र कैसा है, लेकिन इसके चरित्र को देखते हुए भी इसको नज़दीक रखना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट सबको प्यारा लगता है और दुनिया में हर चीज़ से समझौता होता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में कोई देश ये नहीं चाहता है कि मैं अवनति की ओर बढ़ूँ, बल्कि उन्नति की ओर बढ़ने के लिए वो सब तैयार रहते हैं। ठीक है, फ्रीडमैन कहते हैं कि साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसे विश्व की राजनीति में अनेक नए मोड़, अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चीन का जो उदय हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी, काफ़ी वर्षों के बाद में बहुत बड़ी घटना है, और ये ऐसी घटना है जो विश्व राजनीति में अनेक नए मोड़, अनेक नई परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, जिनका कारण कौन है? चीन है। अगर चीन नहीं होता तो ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती। तो ऐसी क्या क्या स्थितियाँ बनी, क्या क्या ऐसे नए मोड़ आए, ये जो इंटरनेशनल मतलब पॉलिटिक्स में किस प्रकार के नए सेगमेंट क्रिएट हुए, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे बड़ी जो घटना है या जो नई परिस्थिति पैदा हुई वो है चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना, देखिए इसका स्वयं चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यदि साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, जब साम्यवादी क्रांति नहीं हुई थी तो उससे भी चीन को एक महाशक्ति में गिना जाता था कि विश्व की 5 महाशक्तियों में से एक चीन भी है, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति था नहीं। उनकी गणना द्वितीय श्रेणी की राज्य में की जाती थी, परंतु साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुसंगठित चीन का जो उदय हुआ या अभ्युदय हुआ, और आज वास्तविक अर्थों में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कि आफ्टर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद में देखते हैं कि जिस प्रकार से, और विशेषकर 80 के दशक में अपना आर्थिक उदारीकरण को ये अपनाने के बाद विश्व में एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के रूप में, और आज उसने तीसरी महाशक्ति का जो दर्जा हासिल कर रखा है,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ये आसान कोई उसके लिए तीसरी दुनिया के देशों के लिए, ऐसे ही देश के लिए बहुत बड़ी अपने आप में एक विशेष तौर से घटना कहा जा सकता है। दूसरा देखते हैं नवीन शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था। 1917 में जो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 17 में वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई। तो साम्यवादी देश के रूप में जो महत्वपूर्ण झंडा गाड़ने वाला ये शक्ति के रूप में कोई था तो वो था सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन के साम्यवादी बन जाने पर रूसी गुट की शक्ति में जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई। हम सबको पता है 1949 में क्रांति हुई साम्यवादी, और इस क्रांति के बाद से क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास? चीन के पास। फिर अगर रूस के बाद किसी का क्षेत्रफल बड़ा है तो वो भी है चीन के पास। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में इतना बड़ा देश और वो भी एक साम्यवादी देश बन जाए तो सोवियत संघ अर्थात रूसी गुट की शक्ति में असाधारण जबरदस्त तरीके से वृद्धि हुई। और यदि इसमें पूर्वी यूरोप के सोवियत पक्षपाती राज्य जैसे जो जिनका अपन देखा शीत युद्ध के दौरान जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वो सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, जैसे कि पूर्वी जर्मनी है और इनके आसपास के जितने देश पड़ोसी हो, और उत्तर कोरिया को देखो, बाह्य मंगोलिया को देखो, ये सब उसके साथ में सम्मिलित हैं। यूँ कहा जाए कि सोवियत संघ के पास 94 करोड़ 49 लाख की जनसंख्या तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र अपने हिस्से में अपनी साम्यवादी शक्ति के रूप में था। तो इससे विश्व का शक्ति संतुलन जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट के पक्ष में था, अब वह सोवियत गुट के पक्ष में आ गया। मतलब अब जो अमेरिका के पक्ष में था साम्यवादी क्रांति से पहले, अब साम्यवादी क्रांति के बाद में चीन भी उनके साथ जुड़ गया। तो आज बहुत बड़ा जो शक्ति संतुलन कहा जा सकता है यहाँ पे जो अमेरिका के फेवर में था, अब वो स्थिति किसके फेवर में हो गई? आज मतलब तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ, सोवियत संघ के, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चीन की और सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होने का कारक बना। तीसरा माना जाता है कि अमेरिकी नीति की विफलता। अमेरिकी नीति की विफलता किस प्रकार से समझते हैं? साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता थी। कि आप समझते हो कि कोई किसी देश की विदेश नीति कब सफल होती है? जब वो अपने हितों की पूर्ति कर पा रहा है। जब हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो उस देश की विदेश नीति को सफल नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए कि पूंजीवादी उदारवादी राष्ट्र अमेरिका, उसको पता है कि मैं पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा के विरोधी राष्ट्र हूँ। मैं किसी भी नज़र से या फुटिया में मुझे नहीं सुहाता है कि दुनिया में कुछ साम्यवादी राष्ट्र बने या साम्यवादी विचारधारा को अपनाए। तो जब आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र था, तो उसके साथ साथ जब इतना बड़ा विशाल राष्ट्र 1949 में बहुत बड़ी एक विशाल क्षेत्र वाले विशाल भूभाग जनसंख्या वाले देश में साम्यवादी क्रांति होती है, साम्यवादी शासन स्थापित होता है, तो उस समय अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका इस इतने बड़े भूभाग में आप देखते हैं बिल्कुल पड़ोसी राज्य भी हैं, तो इतने बड़े भूभाग पर साम्यवादी शासन स्थापित हो गए और अमेरिका देखते रह गया। तो ये एक प्रकार से अमेरिकी कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता मानी जाती थी तत्कालीन समय में। वाशिंगटन ने चियांग काई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरफ धन बहाया। अब ये जो चियांग काई शेक थे वो लोकतांत्रिक नेता थे, लोकतांत्रिक जननेता थे चीन के। उनको बनाए रखने के लिए चीन में और इस क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने लाख कोशिश की, खूब धन बहाया पानी की तरह, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। जापान की विजय के बाद उसने इसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर की जहाज दी, 70 करोड़ डॉलर उधार पट्टे के अंतर्गत, और 1948 के चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया। किंतु इतनी अधिक सहायता के बाद भी वह चियांग काई शेक के द्वारा कम्युनिस्टों को नहीं हरा सका। अभी तो राष्ट्रवादी चीन ने सेनापतियों की अयोग्यता के कारण संघर्ष में बहुत सी सैनिक सामग्री और लड़ाई की लूट के रूप में साम्यवादी चीन को प्राप्त हो गई। सब कुछ गंवा बैठे थे, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था।
तो ये अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता मानी जाती थी कि लाख कोशिश करने के बाद, इतनी सहायता करने के बाद भी, इतनी सैन्य सामग्री देने के बाद भी कुछ भी वो साम्यवादी क्रांति को रोक नहीं पाई, बल्कि वहाँ पे साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अमेरिकी विदेश नीति की असफलता या विफलता का द्योतक माने जाते हैं इस घटना को लेकर।